सबसे पहले आपको बताएंगे अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को 8 विकेट से शिकस्त दे दी है। आजान शाह की शानदार सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने 260 रन का हदफ 47वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान की शानदार इनिंग्स जिसमें आजान ने 105 रन स्कोर किए, साद बेग ने 68 रन स्कोर किए और शाहजेब ने 63 रन बनाए। बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने और भारत को शिकस्त दी है। अभी जो ये टूर्नामेंट गुजरा है सारा इससे पहले तो बड़ी तल्ख यादें भी हैं उस टूर्नामेंट से वर्ल्ड कप से मुताल्लिक हमारी तल्खी को थोड़ा सा कम कर दिया। आज की जीत ने हमें खुशी दी है पाकिस्तान की टीम ने। डेफिनेटली आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान अंडर 19 एशिया कप ये मद्दे मुकाबिल थी दोनों टीम्स। सिकंदर बख्त क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, मुबारक हो आपको भी, पाकिस्तान ने शिकस्त दे दी है भारत को। 47वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया, 260 रन का टारगेट था और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमने देखी आजान की, साद की और शाहजेब खान की। बहुत अच्छा खेले बच्चे, मैं देख रहा हूँ, मैं हैरान हूँ। इतना टैलेंट है हमारे यहाँ माशाल्लाह से, पाकिस्तान में इतना टैलेंट है। वो बच्चा आजान उसने 100 किए, उससे पहले शाहजेब उसने बड़ा ज़बरदस्त खेला, फिर उनका जो कप्तान है साद बेग उसने बहुत ज़बरदस्त खेला, नॉट आउट रहा है, ये अमेजिंग। और मैंने उनकी बॉलिंग भी देखी। हमारे पास तो 2-3 बड़े ज़बरदस्त फास्ट बॉलर हैं, एक उबैद है, एक जीशान है, ये लड़के ज़बरदस्त हैं और उनकी ग्रूमिंग होनी चाहिए। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ा लम्बा फिक्रिया है कि ये इतना टैलेंट है हमारे पास और हमने इमर्जिंग के अंदर जो ना 30 साल के बुड्ढे भेजे थे। दैट इज एम्बैरेसिंग। इमर्जिंग टीम होती है उसमें आप अंडर 19 को प्रमोट करते हैं। तो मैं क्रिकेट बोर्ड से यही कहूँगा कि जितने बच्चे टैलेंटेड हैं इनको प्रमोट करें, इनको आगे फ्यूचर में जो 8 टीम्स हैं उनके साथ रखें और जो हमारी ग्रेड 2 क्रिकेट होती है उसमें अंडर 19 की टीम को रखें। तो बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत ज़बरदस्त टैलेंट नज़र आया सारे लड़कों को। वेरी वेल डन, वेरी वेल प्लेड। सिक्कू, वो जो फ्रीजर में चॉकलेट रखी थी वो अब खाने का वक्त आपका आ गया। अच्छा, ये बताएं, टेम्परामेंट जो दिखाया लड़कों ने अंडर 19 में, ज़रा यंग होते हैं लड़के, थोड़ा तेज़ खेलने की कोशिश कर लेते हैं, कोई रैश शॉट खेल लेते हैं, लेकिन ये तीनों लड़कों ने जिस तरह खेला है, जैसे परफॉर्म किया है, ज़बरदस्त टेम्परामेंट दिखाया। यार देखो, तुम सही कह रहे हो, चॉकलेट तो मैं खा लूंगा, मैं थोड़ा दूर रहता हूँ ताकि मोटा ना हो जाऊँ। मगर ये बच्चों का देखें, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे नजर आई वो रनिंग बिटवीन द विकेट सिंगल्स थे। बीच के अंदर जो शाहजेब और वो लड़का खेल रहा था आजान, शाहजेब जल्दी आउट हो गया, 60 के ऊपर शायद वो आउट हुआ है। तो जब वो लोग खेल रहे थे तो मैं यही नोट कर रहा था कि वो सिंगल्स बड़े अच्छे दे रहे थे। दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि रोटेशन ऑफ स्ट्राइक था और बीच के अंदर जहाँ मौका मिल रहा था वो चौका भी मार रहे थे और छक्का भी मार रहे थे। बहुत ही जैसे आपने कहा कि उनके पास सेंस ऑफ बैटिंग है बहुत ज़बरदस्त है और बहुत करेक्ट बैटिंग कर रहे थे। तो ये मतलब जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की, देखें मैं बहुत क्रिटिकल होता हूँ, मैं जो क्रिकेट में जो अच्छी चीज़ होती है मैं उसको अच्छा कहता हूँ, जो बुरी होती है बुरा कहता हूँ। जो सबसे अच्छी चीज़ थी उनकी जो वो टेक्निक है, जो क्रिकेटिंग सेंस है वो बहुत ज़बरदस्त था। बैट एंड पैट टुगेदर, फ्रंट फुट के ऊपर वो प्लेसमेंट कर रहे थे और बहुत अच्छा खेल रहे थे। तो मैं आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस अंडर 19 बॉयज और इनको हमें प्रमोट करना है जी। अच्छा सिकंदर, हमने बैटर्स की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, उसके बारे में हमने बात की है। मोहम्मद ज़ीशान ने आज 4 विकेट्स ली हैं और सिर्फ 46 रन दिए हैं, तो उनके बारे में भी बताएं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही? देखिए, वो लड़का जो है लंबा चौड़ा है, 6'8" और उसके पास पेस है, उसके बाद मूवमेंट है और उसको हमें प्रमोट करना चाहिए, हमें उसको लुक आफ्टर करना चाहिए। जो क्रिकेट बोर्ड है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जैसे वो आप जीशान की बात करें, उबैद की बात करें ना, उससे 4 आउट किए हैं। जीशान ने किए हैं 4। जीशान वो लेफ्ट आर्म, हाँ जीशान। उबैद ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, 2 विकेट्स दोनों बहुत। देखिए, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से बच्चे अच्छे हैं और उनको प्रमोट करना है। उनको प्रमोट करने के लिए यही है कि जो इमर्जिंग साइड होती है पाकिस्तान की 8 टीम होती है उनमें उनको डालें, उनको भेजें और उनके और वर्क हैं। मुझे दोनों बड़े अच्छे लगे। थोड़ा सा उनमें हल्का फुल्का फॉल्ट था जब वो कभी वेरी कर जाते थे अपनी जगह से, अदरवाइज उनके पास मूवमेंट थी, बहुत ज़बरदस्त जगह पे वो बॉल कर रहे थे। और जो सबसे अच्छी सेंसिबल चीज़ की है उनके कप्तान साद बेग ने, वो ये किसी के टॉस जीत के उन्होंने उनको अंदर डाला, इस पर गेंद अच्छा मूव कर रहा था, बहुत अच्छा गेम हिल रहा था। तो दैट वाज वेरी गुड मूवमेंट, बहुत अच्छी कॉन्फिडेंट उन्होंने फैसला लिया। साद बेग कप्तान की आपने बात की और पाकिस्तानी जो टीम है उसमें कैप्टनसी का बड़ा एक क्राइसिस भी चल रहा है या बनाया गया जो कुछ भी है। साद बेग को आप कैसे देख रहे हैं आगे चल के, अगर उनको मजीद भी मौका मिले तो हमें कप्तान मिल रहा है? अच्छा
بہت اچھا دیکھیں اس نے اس سے پہلے بھی جو انڈر 19 کی چیمپئن شپ ہیں وہ جیتی ہیں, اس نے بہت اچھا پرفارم کیا. از اے ویری گڈ بیٹر, اور جو اس کی سب سے اچھی کوالٹی یہ ہے کہ ایز اے کیپٹن وہ میچ فنش کرتا ہے, اور یہ بہت اچھی کوالٹی ہوتی ہے. ایک پلیئر کی جو میچ فنش کرے, رسپانسبلٹی لے ایز اے کیپٹن. اور ہم نے اور وکٹ کیپر بھی ہے, سب سے اچھی بات دیکھیں ہم نیڈ اے وکٹ کیپر. ہم اس وقت وکٹ کیپر. شکریہ آپ کو سکندر. پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ان سے کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں مہم نہ چلائیں کیونکہ یہاں وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے. کوہاٹ میں خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ایک سیاستدان جیل سے نکلنے کے لیے اور دوسرا جیل سے بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے. کوئی اگر الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ جیل سے نکل جائے, اور جو دوسرا الیکشن لڑ رہا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ جیل سے بچ جائے. وہ اپنی ذاتی مسئلے کا حل نکالنے کے لیے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ہمیں کہا گیا کہ پختونخوا میں یہاں کا جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ بہت مشکل ہے اور دہشت گرد پھر رہے ہیں. ہمیں کہا گیا کہ پاکستان کی جو سیاست میں جو آج سب کچھ ہو رہا ہے یہاں تو فیصلہ تو ہو گیا ہے, کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے. آپ آئیں. نون لیگ کی جانب سے بلاخر بلاول بھٹو زرداری کی نواز شریف پر تنقید کا جواب آ گیا ہے. سابق وزیر مملکت عابد شیر علی نے کہا کہ بلاول کی اصل تکلیف یہ ہے کہ اس بار ان کی سندھ میں آسانی سے سلیکشن نہیں ہوگی. سندھ میں اس بار شفاف الیکشن ہوگا. جن کی حکومت آئے گی نون لیگ ان سے مل کر کام کرے گی. بلاول کو مستقبل میں سندھ کے معاملات پر نون لیگ سے بات کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. پیپلز پارٹی کی سندھ میں ہمیشہ سلیکشن ہوئی, کبھی کارکردگی کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ نہیں بنا. ہم بلاول صاحب کو کہتے ہیں کہ جی آپ الیکشن لڑیں, آپ کی سلیکشن نہیں ہوگی. آپ سندھ میں ہمیشہ سلیکشن کے ذریعے آئے, آپ ہمیشہ سندھ میں کارکردگی کے بنیاد پر آپ نے کبھی بھی آپ کو وزارت اعلیٰ سندھ کی نہیں ملی. آپ کو ہمیشہ ڈیل کے ذریعے ڈیل دی گئی ہے. آپ کو اس وقت لیول پلینگ نہیں, آپ تو بڑے کہتے تھے کہ جی شہباز انکل سب سے اچھے ہیں, شہباز انکل سے بڑا محنتی کوئی بھی نہیں ہے. تو لہذا بلاول صاحب اپنی اداؤں پہ غور فرمائیں, اپنی کارکردگی پاکستان کی عوام کو بتائیں. ہمیں اگر عوام نے سلیکٹ کیا, عوام نے, اور الیکٹ بھی انشاءاللہ عوام کرے گی, تو آپ چپ کر کے پھر جو آپ کا کام ہے وہ کریں. اگر عوام نے آپ کو ریجیکٹ کیا, مجھے ریجیکٹ کرتی ہے, سو بسم اللہ, کوئی آر ٹی ایس سسٹم اس الیکشن میں بند نہیں ہوگا. آپ کو صرف تکلیف اتنی ہے اور آپ کو آسانی سے سندھ حکومت نہیں ملے گی. یہ الیکشنز ہوگا سندھ میں پہلی مرتبہ, شفاف الیکشن ہوگا, اور جو اکثریت آئے گی اس کے ساتھ ہم مل کر چلیں گے. بلاول صاحب آپ کو ان فیوچر بات چیت کرنی پڑ سکتی ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ 40 سال سے 2 خاندانوں نے سیاست کو یرغمال بنایا ہوا ہے, جنہوں نے اداروں کو تباہ اور کرپشن کو فروغ دیا. پشاور میں خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بار بار ان 2 خاندانوں کے عوام کے کاندھے پر مسلط کیا ہے. گزشتہ 40 سالوں سے تو ان 2 خاندانوں نے سیاست کو یرغمال بنایا ہے. ان 2 خاندانوں نے آپ کے ملک کے اداروں کو تباہ کیا ہے. ان 2 خاندانوں نے اس ملک میں کرپشن کو عام کیا ہے. ان 2 خاندانوں نے اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے گھبلوں میں ان دونوں خاندانوں نے پرورش پائی ہے, اور انہوں نے ان لوگوں کو قوم کے کندھوں پر مسلط کیا ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے بیان پر پیپلز پارٹی کے سینیٹر وقار مہدی کا رد عمل سامنے آ گیا ہے. سینیٹر وقار مہدی نے کہا کہ جماعت اسلامی نے ہمیشہ آمروں کی تابعداری کی ہے. ضیاء آمریت میں جماعت اسلامی نے تعلیمی اداروں کو
मकतल बनाया और अब मजहब के नाम पर फितना और फसाद फैलाने का ज़माना गुजर चुका है। पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार में आने के लिए किसी का कंधा और छतरी इस्तेमाल नहीं की है। जमात इस्लामी ने आमिरों से साज बाज करके कराची के मेयरशिप और निज़ामत हासिल की थी। FC बलूचिस्तान ने कस्टम्स और दीगर इदारों के हमरा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदाद स्मगलिंग की मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की हैं। इंसदाद स्मगलिंग की 6 कार्रवाइयों के दौरान बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूंग, नोशकी, डेरा मुराद जमाली के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया गया। कार्रवाइयों में 1 टन से ज़ायद चीनी, 30,000 किलो यूरिया खाद और दीगर अशिया की स्मगलिंग को नाकाम बनाया गया। सिगरेट्स, गुटखा, कपड़ा, टायर्स, गाड़ियों का ऑयल और दीगर जब्त की गई चीज़ें कस्टम हुकाम के हवाले की गईं। स्मगलर्स इन अशिया को ट्रकों और मुसाफिर बसों में छुपा कर स्मगल कर रहे थे। स्मगलर्स और उनके हमदर्द कार्रवाइयों के खिलाफ एक रोड है, वहां पर उसको ब्लॉक करके स्मगलिंग का सामान बचाना चाहते हैं। FC बलूचिस्तान तक का कहना है कि गैर कानूनी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुस्तकबिल में भी मौसर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। रूस ने गाजा की सूरत हाल की बैनुल-अक़वामी मॉनिटरिंग का मुतालबा कर दिया। दोहा फोरम से वीडियो लिंक के जरिए अपने खिताब में रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लावरोव ने कहा कि दुनिया पर मगरिब के 500 साला गलबे का दौर का खात्मा करीब है। 7 अक्टूबर के हमलों पर फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सज़ा देना काबिल कबूल नहीं। इसराइल पर हमास का हमला खला में नहीं हुआ। इसराइल को बता दिया था कि फ़लस्तीनी रियासत की गैर हलशुदा हैसियत ख़तरनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी ने कहा है कि इसराइल फ़लस्तीनियों को गज़ा से मिस्र में धकेल कर दूसरा नकबा कर रहा है। इसराइल गज़ा के फ़लस्तीनियों को मिस्र में धकेलने की साजिश कर रहा है। उसके बाद गज़ा की सरजमीन फ़लस्तीनियों की नहीं रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के मुताबिक शिमाली गज़ा में तबाही इसराइली मनसूबे का पहला मरहला था। जनूबी गज़ा से फ़लस्तीनियों को निकलने की धमकी दूसरा मरहला है। अरबी के लफ्ज़ नकबा का मतलब बड़ी तबाही के है। फ़लस्तीनी 1948 में इसराइलियों के हाथों अपनी ज़मीन की बेदखली के लिए लफ्ज़ नकबा इस्तेमाल करते हैं। कतरी वज़ीर आज़म अब्दुर्रहमान आल सानी ने कहा है कि इसराइली कैदी इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयों की वजह से नहीं, मुज़ाकरात की वजह से रिहा हुए हैं। कतरी दारुल हुकूमत में दोहा कॉन्फ्रेंस से खिताब में अब्दुर्रहमान आल सानी ने कहा कि इसराइल की मुसलसल बमबारी मज़ीद कैदियों की रिहाई के इम्कानात को महदूद कर रही है। कतर मुश्किलात के बावजूद जंगबंदी और मज़ीद कैदियों की रिहाई की कोशिशें जारी रखेगा।